एक फेमस कंपनी का आदमी है जो एक्टर्स को बनाता है, उसका नाम डॉट स्पिरिट हैंड है। वो कहता है कि जिसे भी वो देखता है वो जरूर बड़ा स्टार बनेगा। वो अपनी बातों में रूखा है और बस अपने तरीके से काम करता है। वो किसी और की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता। एक दिन कंपनी का सबसे बड़ा एक्टर बिना किसी को बताए रोड किनारे खाना खाने चला जाता है, जबकि उसका शूटिंग का समय तय था। उसका हेल्पर तुरंत बॉस को फोन करता है, लेकिन वीडियो कॉल कट जाती है। बेचारा हेल्पर कलाकार के पीछे कई गलियों में दौड़ता है और आखिर में उसे एक बंद गली में पकड़ लेता है, लेकिन कलाकार जोर से चिल्लाता है, मुझे कोई उठा ले जा रहा है। और जब हेल्पर समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो भीड़ में से एक लड़की उसे डंडे से मार देती है। ये लड़की एक यंग और प्यारी लड़की है। एक्टर मौका देखकर भाग जाता है। हेल्पर फिर से बॉस को फोन करता है। इस बार बॉस फोन उठाता है और कलाकार के भागने की बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है। हेल्पर परेशान होकर फोन काट देता है और बॉस पर चिल्लाता है। जब शूटिंग का दबाव बढ़ता है तो हेल्पर घुटने टेक देता है लड़की ईलिंग के सामने और उससे विनती करता है कि वो शूटिंग में एक्टर की जगह काम करे, नहीं तो बॉस उसे मार देगा। ईलिंग, जो पहाड़ों की एक सीधी सादी लड़की है, को शहर की चालबाजियों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो मदद करने के लिए मान जाती है। बॉस तब तक भागे हुए कलाकार को भी वापस ले आता है। जब बॉस स्टूडियो में आता है तो वह चमकती रोशनी के बीच एक पल के लिए रुकता है। ईलिंग एकदम ताजी और सुंदर दिखती है। शायद ज्यादा मेकअप वाली लड़कियों के बीच वह एक अलग तरह का जादू लाई थी, जिससे बॉस सेहुन उसे देखता ही रह गया। बाद में सेहुन हेल्पर से ईलिंग के बारे में पूछता है और कहता है कि ईलिंग एक अनमोल हीरा है जिसे वो सिखाना चाहता है। दूसरी तरफ शूटिंग के बाद ईलिंग अपने कपड़े बदलने जाती है। चूंकि वो कंपनी की कलाकार नहीं थी, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब वो किसी को अपनी ड्रेस देती है तो उसके असली कपड़े वापस नहीं मिलते हैं। वो चिल्लाती है लेकिन कोई नहीं सुनता, इसलिए ध्यान खींचने के लिए वो चीजें फेंकना शुरू कर देती है, जिससे भीड़ जमा हो जाती है। हेल्पर को अंदर देखने के लिए भेजा जाता है और ईलिंग ये सोचकर कि वो एक लड़का है, सीधे उस पर कुछ फेंक देती है। उस पल बॉस सेहुन पूरी शान से अंदर आता है। वह सबके सामने येलिंग का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन येलिंग जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है और सेहुन का बैलेंस बिगड़ जाता है। सेहुन उसकी तरफ देखता है। येलिंग की सुंदरता और एलिगेंस उसे हैरान कर देती है। बाद में सेहुन फिर से येलिंग के पास जाता है, लेकिन येलिंग को सेलिब्रिटी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह सीधे मना कर देती है। सेहुन, जिसने कभी किसी से ना नहीं सुनी, उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन येलिंग फिर से अपना हाथ खींच लेती है। इस बार सेहुन उसे अपनी तरफ अपनी अच्छी पोज में खींचता है, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। येलिंग हैरान हो जाती है और हेल्पर जल्दी से देखता है कि बॉस अभी भी जिंदा है या नहीं। साहुन अभी भी येलिंग को जीतने की कोशिश करता रहता है। वो खोज करता है और पाता है कि येलिंग का बस एक ही रिश्तेदार था, उसके दादाजी, जो कुछ समय पहले मर गए थे। आजकल येलिंग पहाड़ों में अकेली रहती है, शायद अपने घमंड या किसी निजी कारण से। लेकिन अब सेहुन इस लड़की को किसी भी कीमत पर अपने साथ लाना चाहता है। जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो सेहुन खुद वही पहाड़ पहुंचा। नीचे गांव में एक चाचा ने कहा, गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन सेहुन ने कभी किसी की नहीं सुनी। उसने एक्सेलरेटर दबाया और सीधे ऊपर की ओर गाड़ी चलाई, लेकिन अगले ही पल सच्चाई ने उसे थप्पड़ मारा। सूट और धूप का चश्मा पहने हुए अच्छा दिख रहा सेहुन आखिरकार अपनी महंगी गाड़ी छोड़कर पैदल चढ़ाई करने लगा। शुरुआत में वह कॉन्फिडेंट था, लेकिन जल्द ही वह थक गया। जब वह आखिरकार ऊपर पहुंचा तो उसने खुद को एक चट्टान के किनारे पाया। वह पूरी तरह से निराश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। गेट पर कोई आदमी नहीं था, बस कुत्ते की आवाज आ रही थी। वह इतना थका हुआ था कि दरवाजे के पास गिर पड़ा और सो गया। जब वह जागा तो रात हो चुकी थी। अचानक उसने कुछ पानी में गिरने की आवाज सुनी। अपने डर के बावजूद सेहुन उस दिशा में गया और ईलिंग को पानी पर तैरते हुए देखा। उसने सोचा कि येलिंग ने अपने दादाजी की मौत के कारण सुसाइड कर ली है और तुरंत कूद गया। आवाज सुनकर ईलिंग खुद उठ गई, ये जानने के लिए क्यूरियस कि पानी में क्या गिरा। लेकिन काहुन ने सोचा कि उसने एक भूत देखा है। दोनों एक साथ चिल्लाए। काहुन इतना डर गया कि उसके पैर में क्रैम्प आ गया और ईलिंग भी जल्दी से किनारे पर आ गई। येलिंग अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ, और साहुन पूरी तरह से बेबस था। वो पानी में डूब गया था। एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का ताकतवर एजेंट अब एक गांव की लड़की को मनाने के लिए पहाड़ों तक चला आया था, लेकिन यही आदमी अंधेरे से डरता था। घर में बिजली नहीं थी, इसलिए उसने सारी मोमबत्तियां जलाईं। तभी उसने एक कबर्ड देखा जिसमें पत्थर थे और सेहुन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। येलिंग ने मजाक में कहा कि उसने एक सफेद सांप पाला है और अपने दादाजी की चढ़ाई वाली रस्सी सेहुन पर फेंक दी। जब सेहुन ने उसे रोकने की कोशिश की तो ईलिंग उसकी नीयत समझ गई।
वह जानता था कि एक लड़के और लड़की के बीच दूरी होनी चाहिए, इसलिए उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन सेहुन जिद्दी हो रहा था और अपनी इनसिक्योरिटी छिपाने के लिए शहर की बातों के बारे में बात करने लगा। उनके बीच कुछ टेंशन थी और सेहुन ने उसे खींचकर फर्श पर गिरा दिया। जब वह उसके करीब आया, उसे लगा यिलिंग एक दिव्य रोशनी में चमक रही है। सेहुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद यिलिंग उठकर चली गई और सेहुन अजीब तरह से देखता रहा। लेकिन जब यिलिंग अपने कमरे में गई तो सेहुन फिर से उसके पीछे चला आया, क्योंकि ये आदमी जो भी है, हार मानना उसकी डिक्शनरी में नहीं है। सेहुन ने कहा कि वो बिजनेस की बात करना चाहता है और अंदर आ जाए, लेकिन एक लड़की के प्राइवेट रूम में इतनी आसानी से कैसे जाया जा सकता है। यिलिंग ने तुरंत एक छड़ी उठाई और तैयार हो गई और सेहुन को मुंह बनाते हुए जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर अंधेरा देखा, माहौल इतना डरावना हो गया कि उसने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दिया और यिलिंग के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। आखिरकार यिलिंग ने उसे अंदर आने दिया। दोनों एक ही रस्सी से बंधे एक ही जगह पर सोए। सुबह जब सेहुन जागा तो वो हमेशा की तरह धूप में खड़ा हो गया और अपना ड्रामा शुरू कर दिया। सनस्क्रीन और स्किन केयर क्रीम मांग रहा था, लेकिन यिलिंग के पास बस 2 बोतलें थीं। सेहुन को अपने ड्रेसिंग टेबल के सारे फैंसी प्रोडक्ट याद आने लगे, लेकिन अब गहरे पहाड़ों में उसके पास बस पुरानी चीजें थीं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया था। उसने यिलिंग को स्किन केयर लगाना भी सिखाया, लेकिन यिलिंग उसकी ब्यूटी को लेकर इतनी कॉन्शियस आदत से छिड़ गई और सीधे कहा, नीचे जाओ। यिलिंग काम में बिजी हो गई, लेकिन सेहुन ने डिसाइड कर लिया था कि वह उसे एक आर्टिस्ट बनाएगा। जब यिलिंग काम कर रही थी तो सेहुन उसके पीछे बात करता रहा, लेकिन यिलिंग ने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। फिर सेहुन ने पेशेंस खो दिया और खुद फावड़ा उठाया और काम में लग गया। उसने कपड़े सुखाए, मिर्च थोड़ी, बर्तन धोए, सब कुछ किया। उसने कभी अपनी लाइफ में इनमें से कुछ भी नहीं किया था। साथ ही उसने धीरे धीरे यिलिंग को समझाया कि सेलिब्रिटी बनना कितना अच्छा हो सकता है। लेकिन यिलिंग, जो पहाड़ी लाइफ में खुश थी, ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया। तुम वापस जाओ। जाते वक्त सेहुन ने कहा, कल फिर सोचना, मैं कॉल करूंगा। शहर वापस आकर सेहुन को रियलाइज हुआ कि उसके ईगो को बहुत चोट पहुंची है। वो एटीट्यूड के साथ रिहर्सल रूम में आया, जहां ट्रेनीज ने उसकी तारीफ की और एम्प्लॉइज ने रिस्पेक्ट दिखाया। लेकिन उसका माइंड पहाड़ों में अटका हुआ था। वो हर वक्त अपना फोन चेक करता रहता था, कॉल की उम्मीद में या मैसेज की। वो बाथरूम से निकलने के तुरंत बाद अपना फोन चेक करता था। उठने के बाद सबसे पहले मिस्ड कॉल चेक। ये सब देखकर हेल्पर भी डर गया। फिर सेहुन जोर से चिल्लाया और हेल्पर ने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुरंत उसकी तारीफ की। जैसे ही वह कंपनी लौटा, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। वुआई पहाड़ में भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुई थी। इस बीच यिलिंग भी अंदर से बहुत डरी हुई थी। बिजली, गरज, तूफान। वह अपने कुत्ते को आराम के लिए पकड़े हुए थी। तभी उसने दरवाजे के बाहर एक शैडो देखी और उसकी आंखों में डर आ गया। कुत्ते ने प्यार से भौंका और जब यिलिंग ने देखा तो सेहुन एक एंजल की तरह वहां खड़ा था। यिलिंग इमोशनल हो गई और उसे कसकर हग कर लिया और उसका सारा डर एक पल में गायब हो गया। घर का एटमॉस्फेयर अचानक वार्म हो गया। अब सेहुन के दिल में ये बस टैलेंट ढूंढने की बात नहीं थी। जब उसने पहली बार यिलिंग को देखा था तो उसके दिल में प्यार का बीज पहले ही बो दिया गया था। उनका बॉन्ड धीरे धीरे एक अनजाना इमोशनल कनेक्शन बनने लगा। अगले दिन जब यिलिंग आर्टिस्ट कंपनी में रिपोर्ट करती है तो सीनियर आर्टिस्ट उसका रास्ता रोकते हैं। एक सीनियर सिस्टर जो एटीट्यूड से भरी हुई है उसे रोकती है। पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से नए आर्टिस्ट को ट्रेनिंग लेनी होती है। वे सब उसे रूफटॉप पर ले जाते हैं। उसी पल दोनों तरफ टेंशन बढ़ जाती है और अचानक सेहुन कहीं से एक पागल आदमी की तरह आ जाता है। डांस कोच ने सेहुन को बताया था कि कुछ ट्रेनीज यिलिंग को रूफटॉप पर ले गए थे। कोच ने सोचा कि ये बस नॉर्मल बॉन्डिंग है, लेकिन सेहुन तुरंत फ्यूरियस हो जाता है। कोच समझ नहीं पाता कि कब से बॉस को ऐसी छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ने लगा। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना सेहुन रूफटॉप की तरफ दौड़ता है। जैसे ही उसकी प्रेजेंस महसूस होती है, सारे सीनियर ट्रेनीज चुपचाप जगह छोड़ देते हैं। जब वो देखता है कि यिलिंग सेफ है तो वह राहत की सांस लेता है। हेल्पर भी नोटिस करता है कि सेहुन का रिएक्शन नॉर्मल से बिल्कुल अलग है। जब सेहुन ऑकवर्डली बोलने की कोशिश करता है तो हेल्पर को पूरे बॉडी पर गूज़बम्प्स आ जाते हैं। उसके लिए ये इमेजिन करना भी हार्ड है कि उनका एरोगेंट बॉस किसी के लिए कंसर्न दिखा रहा है। फिर सेहुन हेल्पर से जान पाता है कि सब लोग रात में क्लब जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह सुनकर सेहुन पैनिक कर जाता है। जंगली नाइट क्लब के सीन उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। हेल्पर उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन सेहुन बस एक ही चीज सोच सकता है, मुझे उसे स्टॉप करना होगा। कुछ वक्त पहले यिलिंग बिना किसी एक्सपीरियंस के डांस प्रैक्टिस कर रही थी। उसके आसपास हैंडसम ट्रेनीज थे, लेकिन वो चुपचाप एक कॉर्नर में बैठी थी। डांस कोच ने कहा, आंखों में देखो, ज्यादा नेचुरल बनो। एक सीनियर सिस्टर ने जोक किया, अगर तुम बॉयज को समझना चाहती हो तो एक बार क्लब जाओ, और उन्होंने जबरदस्ती उसके कपड़े भी बदल दिए। यहाँ सेहुन एक कॉर्नर में छिपकर सब कुछ देख रहा है।
येलिंग की ड्रेस देखकर वह कहता है, इतनी छोटी स्कर्ट, लेकिन ये अच्छी लग रही है। जैसे ही ग्रुप चला जाता है, साहुन थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन वो फिर भी खुद से पूछता है, मुझे क्या हो रहा है। ट्रेनिंग रूम में एक सॉन्ग बज रहा है और एक ट्रेनी दिल से गा रहा है। अचानक सेहून दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। हेल्पर उसे वहां से खींचने के लिए स्ट्रगल करता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और ट्रेनी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। घर वापस आकर सेहून तुरंत येलिंग को कॉल करता है। जब उसे पता चलता है कि येलिंग सच में क्लब में नहीं है, तो उसका टेंशन आखिरकार कम हो जाता है। सेहून कहता है कि उसे टैबलेट पर वीडियो कॉल करे, क्योंकि वो उसके घर के टीवी से जुड़ा हुआ है। जब येलिंग का फेस स्क्रीन पर दिखता है, तो सेहून के फेस पर एक इनोसेंट स्माइल आ जाती है। तभी येलिंग की डोरबेल बजती है। वो सोचती है कि ये हेल्पर है और दरवाजा खोलने जाती है। सेहून तुरंत सीरियस हो जाता है और कहता है, मत जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, येलिंग पहले ही जा चुकी होती है। सेहून जल्दी से फिर से कॉल करता है और लेकिन फोन गिरने की आवाज सुनाई देती है और उसका दिल पैनिक करने लगता है। अब उसकी असली फीलिंग्स बाहर आती हैं। बिना सोचे समझे वो येलिंग के घर की तरफ दौड़ता है। हर सेकंड लंबा लगता है। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांस फूल जाती है और उसे पासकोड डालने में भी मुश्किल होती है। तभी गेट खुलता है और पता चलता है कि फोन बस वाइब्रेशन के कारण गिर गया था। जब सेहून देखता है कि येलिंग सेफ है, तो उसका सारा टेंशन एक सांस में निकल जाता है। उसका थका हुआ बॉडी धीरे से येलिंग के शोल्डर पर झुक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने वो थाई पहाड़ लैंडस्लाइड के वक्त उसकी रक्षा की थी। सेहून कभी अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं कहता, लेकिन जब भी येलिंग ट्रबल में होती है, वो सबसे पहले आता है। एक ग्लैमरस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बॉस जो दुनिया को कंट्रोल करता है, चुपचाप एक पहाड़ी लड़की के लिए वल्नरेबल हो गया है। येलिंग के साथ यूं ही टहलना भी काहून के माइंड में एक रोमांटिक फैंटेसी बन गया था। क्लब में हर छोटी चीज जैसे हेजिटेशन या डिस्टेंस अब उसे सेडक्टिव और ड्रीमी लगती थी। काहून अब पूरी तरह से इमेजिनेशन और सेल्फ टॉर्चर मोड में जी रहा था। अगले दिन वो प्रैक्टिस रूम में आता है। सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन जिस पल वो येलिंग को देखता है, ऐसा लगता है जैसे वो सच में लाइट बिखेर रही है। नर्वसली सेहून दूसरी तरफ देखता है। जब ट्रेनी डांस करते हैं, तो काहून रेस्टलेस और एंग्शियस फील करता है और बीच में ही रूम से बाहर चला जाता है। येलिंग फॉलो करती है और सेहून को पकड़ लेती है। अब सेहून आंखें भी नहीं मिला सकता। वो ऑकवर्डली कहता है कि वह बिजी है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, उसका हैंड अपने आप येलिंग के हेड को धीरे से छूने के लिए बढ़ता है। येलिंग इस जेस्चर से थोड़ी शॉक हो जाती है और सेहून तेजी से मुड़कर एक कॉर्नर में छिप जाता है, अपनी फीलिंग से लड़ता हुआ। हेल्पर ये सब क्वाइटली देखता है। फिर हेल्पर डिसाइड करता है कि सेहून को प्रॉपर हाउ टू लव की ट्रेनिंग चाहिए। चार्ट्स, इमेजेस, नोट्स, एक फुल रोमांटिक क्रैश कोर्स शुरू होता है। कुछ दिनों बाद सेहून पूरी तरह से ड्रेस्ड होकर हैंड में एक फ्लावर लिए येलिंग के सामने खड़ा होता है। वह सोचता है कि येलिंग इमोशनल हो जाएगी, लेकिन येलिंग मैड हो जाती है कि उसने फ्लावर थोड़ा और एनवायरनमेंट को खराब कर दिया। जैसे ही वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, सेहून को हेल्पर की टिप्स याद आती हैं। कार का डोर खोलना क्लासी लगता है, लेकिन उसकी मूवमेंट इतनी स्लो है कि डोर लगभग उसके पेट से टकराता है और सेहून दर्द से झुक जाता है। फिर रेस्टोरेंट में एंट्री होती है, लेकिन येलिंग खुद दरवाजा खोलती है और जब सेहून चेयर खींचने की कोशिश करता है, तो वो उसे पूरी तरह से दीवार तक ढकेल देती है। सेहून बेबस हो जाता है। बैठने के बाद वो मेन्यू देता है, लेकिन येलिंग के देर लगाने से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने मन की बात बोल देता है। वो जल्दी से संभल जाता है। फिर उसे असिस्टेंट की सलाह याद आती है, उसकी तारीफ करो। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला होता है, वो येलिंग की चमकती प्रेजेंस देखता है और उसकी आवाज खो जाती है। सेहून आखिरकार असिस्टेंट द्वारा सिखाया गया अपना एको वाला ट्रिक आजमाता है, लेकिन उसके दिल में जो था वो गलत तरीके से बाहर आता है। और फिर येलिंग कहती है, एमवी पूरा हो गया है, मैं वही पहाड़ वापस जा रही हूँ। सेहून हैरान रह जाता है। सब कुछ खाली लगता है। वो कुछ नहीं कह पाता। वे 3 सिंपल शब्द, मुझे तुम पसंद हो, उसके गले में अटके रह जाते हैं। येलिंग के जाने के बाद सेहून खालीपन से भर जाता है। हर दिन वो एक गुड़िया से बात करता है, उदास गाने सुनकर रोता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। प्रैक्टिस रूम में भी उसे हैलुसिनेशन होने लगता है। वो इमेजिन करता है कि येलिंग बैठी है वहां। अब जिंदगी एक सपने जैसी लग रही थी, और जब वह सपना टूटा तो सेहून का भावनाओं का बंधन भी टूट गया। भले ही असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, सेहून का दिल बस एक ही दिशा में खींचा चला जा रहा है, उस रास्ते पर जो येलिंग के दिल तक जाता है। वह पहाड़, नदियां और शहर पार करके येलिंग के घर पहुंचता है, लेकिन वहां सब खाली है। घर शांत है और येलिंग चली गई है। रात के अंधेरे में सेहून अकेले मेज पर केक और ड्रिंक्स के साथ बैठा है, अपना दिल का दर्द असिस्टेंट को बता रहा है। ये बर्थडे पार्टी नहीं थी, ये बेकअप की रात थी। उदासी, मिठाई, सोदा, सब एक साथ। और असिस्टेंट जो उसकी टूटी हुई कहानी सुबह 3 बजे तक सुनता है, अब बेहोश होने वाला है।
बॉस की लगातार बातों की वजह से सेहुन का मूड पूरी तरह से होपलेस हो गया था। वह कहता रहा कि उसे येलिंग की परवाह नहीं, लेकिन सच में वो असिस्टेंट से बार बार पूछता रहा कि उन्हें अभी तक वो क्यों नहीं मिली। असिस्टेंट को लग रहा था जैसे उसे टॉर्चर किया जा रहा है और उसके ऊपर से सेहुन कभी कभी टिश्यू पकड़कर रोने लगता था। तभी जब सेहुन हार मानने वाला था, उसे अचानक मोड़ पर वह दिखी, वही जिसे उसका दिल चाहता था। उस पल सेहुन के लिए जैसे वक्त रुक गया। जब उसे होश आया तो उसने ये पक्का करने की कोशिश की कि वह सपना नहीं देख रहा है। इस बार उसने डिसाइड किया कि वो येलिंग को फिर से नहीं खोएगा। बातचीत में उसे पता चला कि येलिंग अब अपनी आंट के घर चली गई है। अपने ईगो को छोड़कर सेहुन ने खुद उसे अपना नंबर दिया ताकि वे कांटेक्ट में रह सकें। जब वो कंपनी लौटा और असिस्टेंट को इस धुंधली मुलाकात के बारे में बताने लगा तो येलिंग का कॉल अचानक आया। सेहुन का चेहरा खुशी से सीरियसनेस में बदल गया। जैसे ही कॉल खत्म हुआ, असिस्टेंट ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, और सेहुन ऐसे हकलाया जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। उस रात सेहुन पूरी तरह से तैयार हुआ, फूल और वाइन ली और येलिंग के घर पहुंचा। उसने परफ्यूम छिड़का, शरारती मुस्कान के साथ अंदर गया। एक रोमांटिक पल की उम्मीद कर रहा था, लेकिन येलिंग ने बस खुद खाना बनाकर उसे धन्यवाद दिया। खाने के बाद सेहुन ने आखिरकार अपनी फीलिंग्स बताईं, लेकिन तभी एक राइवल कंपनी से कॉल आया। सेहुन को पता चला कि येलिंग बिना उसे बताए उनसे कांटेक्ट में थी। जेलस होकर सेहुन ने रिएक्ट किया। उनकी बहस हुई और दोनों गुस्से में अलग हो गए। लेकिन किस्मत उन्हें फिर से एक नाइट क्लब में एक साथ ले आई, उसे टेस्ट करने के लिए। सेहुन दूसरी लड़की के करीब जाने लगा। येलिंग चुपचाप देखती रही। उसने डिसाइड किया कि सेहुन से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन सारे इमोशनल स्ट्रेस की वजह से येलिंग बीमार पड़ गई। अनजान सेहुन फोन कॉल का इंतजार करता रहा और कॉल आया भी, लेकिन इसलिए क्योंकि येलिंग इमरजेंसी रूम में पहुंच गई थी। उसकी आंट ट्रिप पर गई हुई थी, इसलिए एडमिशन के लिए येलिंग ने सेहुन से कांटेक्ट किया। वह तुरंत पहुंचा, पेपर वर्क भरा, लेकिन कोई रूम खाली नहीं था, बस वेटिंग हॉल था। सेहुन पूरी रात उसके पास बैठा रहा। जब हॉस्पिटल में ड्रंक पेशेंट्स शोर मचाने लगे तो सेहुन ने अपना सॉफ्ट साइड दिखाया। उसने धीरे से अपने हाथों से येलिंग के कान ढक दिए और सॉफ्टली कहा, अब इस दुनिया में बस मैं और तुम हो। अगली सुबह सेहुन ने एक हाई एंड प्राइवेट वार्ड का अरेंजमेंट किया। लिफ्ट उसने धीरे से येलिंग को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। सब कुछ सेट किया और फिर ऑफिस चला गया। वह दोपहर में जल्दी हॉस्पिटल लौट आया। जब उसने देखा कि किसी और ने टेडी बेयर भेजा है तो उसने हल्के से उससे एक पैर से किनारे कर दिया और अपने फूल सेंटर में रख दिए। जब उसने लाउंज में येलिंग को ढूंढा तो उसने उसे एक डॉक्टर के साथ हंसते हुए देखा, लेकिन वो डॉक्टर उसकी पर्सनल फिजिशियन नहीं थी। बस फिर क्या था। सेहुन ने धीरे से एक हाथ से येलिंग को हग किया, अपनी प्रेजेंस बताई और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ पोलाइटली डॉक्टर को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि शायद एक आदमी ही दूसरे आदमी को सच में समझ सकता है। जब दूसरे आदमी ने येलिंग को कोट पहनने के लिए दिया तो सेहुन ने उसे हटा दिया और अपनी जैकेट उसके शोल्डर्स पर डाल दी। येलिंग को ये जेस्चर ठीक से समझ नहीं आया और वो कंफ्यूज दिखी, इसलिए सेहुन ने अपनी फीलिंग्स एक किस के साथ एक्सप्रेस की, लेकिन येलिंग ने रिफ्लेक्सिवली उसे स्लैप कर दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद येलिंग को अपनी सिस्टर से मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि सेहुन चाइना जा रहा है। ये सुनकर येलिंग का दिल पैनिक कर गया। बारिश हो रही थी, लेकिन बिना सोचे वह सेहुन को ढूंढने के लिए बाहर दौड़ पड़ा। रास्ते में उनकी साथ बिताई सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। हर छोटी मुलाकात, हर मुस्कान, हर ऑकवर्ड पल। तभी उसे रियलाइज हुआ कि सच्ची फीलिंग्स तभी साफ होती हैं जब आप किसी को खोने वाले होते हैं। बारिश में दौड़ते वक्त येलिंग का फोन गिर गया और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुका, एक तेज रफ्तार कार सीधी उसकी तरफ आ रही थी। उसी पल एक हैंड ने उसे पीछे खींचा और जब उसने ऊपर देखा तो सेहुन उसके सामने खड़ा था। उस पल येलिंग ने आखिरकार अपनी इमोशंस एक्सप्रेस की। सेहुन को कसकर हग किया और उसके प्यार का जवाब दिया। सेहुन ने प्यार से येलिंग के फेस से बारिश की बूंदें पहुंची। उनके दिल पूरी तरह से एक दूसरे के लिए खुल गए। चारों तरफ बारिश हो रही थी, लेकिन उनकी दुनिया बस एक दूसरे के बारे में थी। कार के अंदर वे और भी करीब आ गए और उनका प्यार पूरी तरह से खिलने लगा। कार के बाहर असिस्टेंट भी भीग रहा था, लेकिन वो हर पल ट्रैक कर रहा था। उसने पहले ही एक टॉवल तैयार रखा था। चुपचाप कार के पास दुबका हुआ, क्योंकि एक सक्सेसफुल लव स्टोरी को हमेशा एक स्मार्ट, परफेक्टली टाइम्ड असिस्टेंट की जरूरत होती है। बाद में जब वे एक साथ जंगल के रास्ते पर चल रहे थे तो सेहुन का एक तरफा शानदार प्यार अब एक प्यारा आपसी रिश्ता बन गया था। येलिंग को भी आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई थी जिसे वह घर कह सकती थी। शायद दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज तब होती है जब जिसे आप प्यार करते हैं वह भी आपको उसी तरह प्यार करे। और इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी समाप्त होती है। Please like and subscribe to my channel.